हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ लेकर इस सीरीज का फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमने देखा था कि कंट्रीब्यूशन हॉल में अपना कंट्रीब्यूशन लेने के लिए जाते हुए यांग काई का पंगा हो जाता है एक सीनियर के साथ, और फिर मार्केट में वो उसी सीनियर की पोल पट्टी खोलते हुए सभी के सामने हीरो बन गया था, जिससे वो सीनियर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। पर यांग काई को पता था कि फिलहाल ये सीनियर उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर सकता, इसलिए वो चुपचाप अपने घर को लौट जाता है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यांग काई घर पहुँचने के बाद सबसे पहले फ्रेश होकर अपने पास मौजूद वो स्टोन स्लैब्स निकालता है ताकि वो आगे के चैप्टर्स को अनलॉक कर सके। फर्स्ट चैप्टर में उसे गोल्डन बॉडी मिली थी और सेकंड चैप्टर में उसने अपनी कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर लिया था कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक्स को फॉलो करते हुए, जिसकी वजह से उसका कल्टीवेशन लेवल बॉडी क्वांचिंग रियाल्म के फोर्थ पर पहुंच जाता है। इसलिए जैसे ही उसने स्लैब्स को ओपन किया था उसका थर्ड चैप्टर भी अनलॉक हो जाता है। थर्ड चैप्टर के अनलॉक होते ही उसमें से एक छोटा सा स्पिरिचुअल फर्नेस बाहर आ गया था। यांग काई को स्टार्टिंग में समझ नहीं आता कि आखिर उसे इस फर्नेस का क्या करना है। तभी कुछ नोट्स उसके सामने अपीयर हो गए थे, जिन्हें पढ़ने के बाद उसे पता लगता है कि उसे इस छोटे से फर्नेस का यूज करते हुए अपने लिए एक मेडिसिन प्रिपेयर करनी है जो उसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करेगा। ये पढ़कर वो काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसने आज से पहले ऐसे किसी हर्ब्स के बारे में नहीं सुना जो उसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर दे। अगर उसे पता होता तो वो सालों पहले ही खा लेता, क्योंकि वो इतना ज्यादा डेस्परेट था खुद की पावर को इंक्रीज करने के लिए। फिलहाल तो वो कंफ्यूज होता है कि आखिर उसे मेडिसिन बनाने के लिए कौन से हर्ब्स चाहिए। तभी अचानक से वो नोट्स चेंज होते हैं और यांग काई को उस पे लिखे हर्ब्स के नाम पता लग जाते हैं कि उसे मेडिसिन बनाने के लिए कौन से हर्ब्स चाहिए, जो कि थे 3 लीफ रेमनेंट सोल फ्लावर और दूसरा जेडी डेडवुड ग्रास। इन हर्ब्स के नाम पढ़ने के बाद यांग काई थोड़ा सा परेशान था क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये हर्ब्स कहाँ मिलते हैं। उसने आज से पहले इस तरीके के हर्ब्स के बारे में कहीं सुना ही नहीं। पर फिर थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद उसे पता लग जाता है कि ये बुक एंशिएंट टाइम की है, तो शायद उस वक्त ये हर्ब्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे। वो खुद को ये कहते हुए समझाता है कि कोई बात नहीं, उसे ये हर्ब्स ढूंढने ही होंगे क्योंकि उसे अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव जो करनी है। तो सबसे पहले वो मिस्टर मैंग के पास जाएगा क्योंकि वो थोड़े से ओल्ड है, तो क्या पता उन्हें इस हर्ब्स के बारे में पता हो। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर मैंग के पास जाने का डिसाइड करते हुए उस छोटे से स्पिरिचुअल फर्नेस को वापस उसकी जगह पर रख कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दौड़ते भागते सबसे पहले कंट्रीब्यूशन हॉल पहुंचता है, जहाँ मिस्टर मैंग अभी भी नींद की झपकियां ले रहे थे। वो यांग काई को वहाँ देखने के बाद कहते हैं कि बच्चे बताओ तुम्हें क्या चाहिए अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले। पर यांग काई उन्हें कहता है कि नहीं मिस्टर मैंग, मुझे तो 2 हर्ब्स के बारे में पता करना है। और फिर वो उन दोनों हर्ब्स के नाम बताते हुए उसकी डिटेल मांग रहा था। मिस्टर मैंग के पास एक बुक मौजूद थी जिसमें सभी तरीके के हर्ब्स के बारे में सारी डिटेल्स मौजूद थी, इसलिए वो बुक निकाल कर वो यांग को दे देते हैं। यान उस बुक को ओपन करके उन हर्ब्स को ढूंढने लगता है, जहाँ उसे फाइनली वो दोनों हर्ब्स दिख गए थे। उनकी डिटेल्स पढ़ने के बाद यांग कहता है कि ये दोनों हर्ब्स तो पॉइजनस लग रहे हैं, आखिर इस तरीके के जहरीले पौधों का यूज करके कोई कैसी मेडिसिन बना सकता है। उसकी बातें सुनने के बाद मिस्टर मैंग कहते हैं कि तुम्हें किस तरीके की मेडिसिन की जरूरत है मुझे बताओ, मेरी दुकान में सब कुछ मिलेगा। पर अगर तुम्हें मेडिसिन नहीं चाहिए, तुम्हें हर्ब्स चाहिए, तो मैं वो भी दे सकता हूँ। वैसे नॉर्मल पर्सन अगर उसे उठाने जाएगा तो वो पॉइजनस का शिकार हो जाएगा, इसीलिए हम इस तरीके के हर्ब्स को पहले से ही कलेक्ट करके रखते हैं। वैसे इन्हें देने के बदले रेट तुम्हें पता है 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। इतना ज्यादा रेट सुनने के बाद यांग कहता है कि ओल्ड मैन, आप पागल हो गए हैं क्या? आप इतनी ज्यादा महंगी दवाई अगर मुझे देंगे तो मैं कैसे खरीद पाऊंगा? आपको तो पता है ना मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कितने ज्यादा कम है। पर इस बात पर मिस्टर मैंग कहते हैं कि पर तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? ये पॉइंट्स मैंने थोड़ी ना रखे हैं। वैसे भी ये हर्ब्स बहुत ज्यादा पॉइजनस है, इसलिए कोई भी इसे आसानी से नहीं खरीदता। इसके अलावा इन हर्ब्स के बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा रेयर मिलते हैं। अगर तुम गरीब हो और तुम्हारे पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम इन हर्ब्स को कैसे ले सकते हो। ये सुनकर यांग काई कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, अभी जो मैंने आपके साथ बिहेव किया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो हर्ब्स मुझे कहाँ मिलेंगे? ये पूछते हुए यांग अपने मन में सोच रहा था कि मिस्टर मैंग थोड़े से अजीब बिहेव कर रहे हैं, वो इतने दयालु तो बिल्कुल नहीं। मिस्टर मैंग यांग को बताते हैं कि तुम्हें ब्लैक विंड माउंटेन जाना होगा, जो कि लिंगशाओ पवेलियन से ईस्ट की तरफ 30 माइल्स की दूरी पर है। एड्रेस बताने के साथ साथ वो उसे बुक भी ऑफर करते हैं ताकि वो उस हर्ब्स को देखकर पहचान सके, क्योंकि सिर्फ एक बार देखकर तो कोई हर्ब्स का पता नहीं लगा सकता ना। इसके अलावा मिस्टर मैंग ये भी नहीं चाहते थे कि यांग का इतनी दूर जाए और फिर वहाँ से कोई गलत ही जड़ी बूटी उठा कर ले आए। अब मिस्टर मैंग के इतनी ज्यादा हेल्प करने के बाद यांग उनसे कहता है कि क्या आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब मिस्टर मैंग को तो बस इसी सवाल का इंतजार था, इसलिए वो कहते हैं कि हाँ, मेरे पास मेडिसिन खत्म हो गई है, अगर स्टूडेंट लेने आएंगे तो मेरे पास मौजूद ही नहीं होगा, जिसके लिए मुझे बहुत सारे हर्ब्स चाहिए। तो अब जब तुम ब्लैक विंड माउंटेन जा ही रहे हो तो मेरे लिए हर्ब्स लेते आना। और उनकी हर्ब्स की लिस्ट इतनी ज्यादा लंबी थी, जिसे सुनने के बाद यांग को पता लग जाता है कि आखिर मिस्टर मैंग उसकी इतनी ज्यादा हेल्प क्यों कर रहे थे। वो मिस्टर
मिस्टर मैंग से कहता है कि आपको अपना उल्लू सीधा करवाना था ना, आलसी इंसान, खुद को ब्लैक माउंटेन ना जाना पड़े इसलिए मुझे भेजकर ये सारी चीजें मंगवा रहे हो ना। मिस्टर मैंग तो कहते हैं कि अगर तुम वहाँ से मेरे लिए मेडिसिन ले आए ना तो मैं तुम्हें हर्ब्स देने के लिए ना कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चार्ज नहीं करूंगा। पर जरा सोचो, अब हमारा यांग खुद ही वहाँ जा रहा है तो वो अपने लिए कितने सारे हर्ब्स ले सकता है, तो वो मिस्टर मैंग से क्यों ही लेगा। कितने ज्यादा स्मार्ट है ना मिस्टर मैंग। उनकी ये सारी चालाकी यांग को समझ आ गई थी, लेकिन वो उन्हें कुछ कहता नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको ये सारे हर्ब्स ला दूंगा क्योंकि आपने मेरी इतनी हेल्प जो की है। वो तो फटाफट वहाँ से निकलने वाला था कि तभी मिस्टर मैंग उसे रोकते हुए बताते हैं कि लड़के, तुम्हारे पाँव में पहिए लगे हैं क्या? पहले पूरी बात तो सुन लो। अगर तुम ब्लैकविंड माउंटेन जाओगे तो तुम्हें वहाँ से वापस लौटने में 3 दिन लगेंगे, तो इसलिए अपने बाकी के काम निपटा कर जाना। जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हें बाकी हॉल्स की सफाई करनी होती है, इसलिए तुम पहले से ही उन्हें बता के जाना कि तुम 3 दिन नहीं आओगे। इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मिस्टर मैंग की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए यांग उन्हें थैंक यू बोलते हुए वहाँ से निकल जाता है। यांग के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर मैंग फिर से अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं, ये कहते हुए कि अब दोबारा आकर मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। यांग वहाँ से अपना काम निपटा कर निकल चुका था। ब्लैकविंड माउंटेन पहुँचने के बाद उसे पता लगता है कि ये माउंटेन तो कितना ज्यादा बड़ा है। उस बड़े से माउंटेन को देखने के बाद वो कहता है कि यहाँ तो 5 दिन भी कम पड़ेंगे। मिस्टर मैंग ने तो फिर भी 3 कहे। माउंटेन के ऊपर बुक उसके साथ में होने की वजह से उसे हर्ब्स को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती और वो जल्दी जल्दी सारे हर्ब्स कलेक्ट करने लगता है। उसने अब तक इतने सारे हर्ब्स कलेक्ट कर लिए थे कि उसकी पोटली पूरी की पूरी फुल हो गई थी, पर ऐसा करते हुए वो काफी ज्यादा थक चुका था। वो मिस्टर मैंग से कहता है कि मिस्टर मैंग, अगर आप आलसी न होते तो अभी ये काम आपको करना पड़ रहा होता। आपको सच में पता है कि लोगों का फायदा कैसे उठाना है। यांग ने अब तक मिस्टर मैंग के बताए हुए सारे हर्ब्स कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन जो उसे चाहिए वो अभी तक उसे नहीं दिखा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो माउंटेन में थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। तभी आगे बढ़ते हुए अचानक से उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे से गुजरा है और ये एक बीस्ट था। पीछे मुड़ के देखने पर उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन तभी अचानक से कहीं से वो बीस्ट तेजी से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। ये एक जंगली बोर था जो कि यांग पर अटैक कर पाता उससे पहले ही एक आवाज आती है जो उसे भागने को कह रही थी। उस आवाज को सुनने के बाद यांग ऐसा ही करता है, तेजी से आगे की तरफ दौड़ने लगता है। यांग जब उस बोर से बच के भाग रहा था तभी अचानक से उसके पास से 2 एरोज गुजरते हैं जो कि ऑलमोस्ट उसे हिट होने ही वाले थे, पर ये एरोज उस पर अटैक करने के लिए नहीं बल्कि उस बोर को हिट करने के लिए थे, जो सीधा जाकर उस बोर के आंख में घुस जाते हैं और वो इस अटैक से हिट होकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखने के बाद यांग तो एक पल को हैरान रह गया था कि तभी एक विलेजर अपने बेटे के साथ वहाँ जो बोर पकड़ने के लिए आया था वो कहता है कि तुम्हें इस तरीके से जंगली जानवरों के सामने बिना वेपन के नहीं आना चाहिए। ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर मैंने नहीं अटैक किया होता तो ये अब तक तुम्हें जान से मार चुका होता। इसलिए अब तुम एक काम करो, हमारे पीछे रहो, हम इस बोर को संभाल लेंगे। उनकी बातें सुनने के बाद यांग ऐसा ही करता है और ये दोनों बाप बेटे मिलके अपने अपने वेपन के साथ उस बोर पर हमला करने वाले थे, जहाँ वो विलेजर अपने पास से एक और तीर निकाल कर उस बोर पर हिट कर देता है। अब पहले से ही इंजर्ड होने की वजह से तीसरा तीर पड़ते ही ये बोर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो तेजी से आगे बढ़ते हुए इन्हें हिट करने वाला था। मौका रहते ही यांग को ये बात समझ आ जाती है, इसलिए वो उस बच्चे को लेकर साइड हट जाता है। उस बोर की आंखों पर चोट लगने की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आता और वो तेजी से आगे बढ़ते हुए सामने मौजूद एक बड़े से पेड़ से टकरा जाता है। वो बोर इतना ज्यादा पावरफुल था कि पेड़ से टकराते ही उसने पेड़ को 2 हिस्सों में तोड़ के रख दिया था, पर इस जबरदस्त हिट की वजह से उसे खुद भी संभलने का मौका नहीं मिलता और वो थोड़ी देर के लिए नीचे गिर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो विलेज पर्सन अपने पास से अपना तीर निकालकर उसके ऊपर शूट कर चुका था, पर 2-3 तीर मारने के बावजूद भी उस बोर को कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी थी। इस बात का पता चलते ही कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो विलेजर उन दोनों से कहता है कि भागो यहाँ से। वो बोर तेजी से इनका पीछा करने लगा था। ये देखने के बाद हमारा यांग अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। वो विलेजर उनसे अलग हो चुका था। भागते भागते यांग को एक चीज क्लिक होती है और वो ये था कि वो तो 5th लेवल का कल्टीवेटर है ना, तो वो इस जैसे नॉर्मल बीस्ट से तो फाइट कर ही सकता है। अब उसे भागने की क्या जरूरत, अब उसकी बॉडी इतनी वीक थोड़ी ना है। अब तक दूसरी तरफ से वो विलेजर अपने बेटे को बचाने के लिए लगातार उस बोर पे तीरों की बारिश करे जा रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। एक तो उस बोर की स्पीड इतनी ज्यादा थी और दूसरा ये कि उसकी चमड़ी इतनी मोटी थी कि कोई भी अटैक उस पर बिल्कुल हिट नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ अपनी पावर और काबिलियत की वजह से यांग को खुद पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो उस बोर का रास्ता रोकते हुए उसके ऊपर चढ़ जाता है। सबसे पहले तो वो उसके दांतों को पकड़ते हुए उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है ताकि उस बच्चे की जान बच जाए, और फिर जैसे ही डायरेक्शन चेंज होती है वो उस बोर को ले जाकर दीवार पे जोर से पटक देता है, जिससे उस बोर की हालत खराब हो गई थी। इतनी स्पीड से उस बड़े से पत्थर से टकराने की वजह से वो वहीं अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है।
यांग की वजह से उनकी जान बच गई थी। ये देखने के बाद वो छोटा बच्चा कहता है कि भैया आप सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अपनी तारीफ सुनने के बाद यांग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो विलेजर पर्सन आकर यांग को थैंक यू बोल रहा था। साथ ही वो बताता है कि गाँव वालों के लिए खाना ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए वो हर थोड़े थोड़े दिनों में यहाँ शिकार करने के लिए आते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब होगी कि ये जंगली बोर उनके पीछे पड़ जाएगा। पर वो यांग को थैंक्स बोलते हैं कि उसकी हेल्प से उन लोगों ने एक अच्छा शिकार पकड़ लिया। अब वो इसे लेकर गाँव की तरफ जाने वाले हैं। यांग को अभी तक वो वाली जड़ी बूटी नहीं मिली थी जो उसे चाहिए थी, इसलिए वो इन विलेजर से कहता है कि क्या आपको पता है कि येलो ग्रास कहाँ मिलेगा। वो विलेजर उसे बताते हैं कि वैसे तो वो ग्रास बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन वो यहाँ के फॉरबिडन एरिया में पाए जाते हैं। वो इलाका बहुत ज्यादा सूखा है और वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरे हैं। यांग तो उनसे बस डायरेक्शन पूछता है, पर वो लोग इतने ज्यादा अच्छे थे कि वो यांग को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो उसके साथ आगे बढ़ने लगते हैं। जाते जाते उन्होंने अपने बोर को भी कैरी कर लिया था। फाइनली वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो प्लांट पाया जाता है। वैसे तो वो जगह पूरी तरह से सूखी हुई थी, पेड़ पत्तियों का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यांग को उसका वो औषधि मिल जाता है, जिसे लेने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो उन दोनों लोगों को अपना हेल्प करने पर थैंक यू बोल रहा था, जिसपे वो विलेजर कहता है कि बच्चे तुम अभी भी काफी ज्यादा यंग और दुबले पतले हो, तुम अकेले इस तरीके से जंगल में क्या करने आए हो। यांग काई उन्हें बताता है कि मैं लिंगशिया पवेलियन का एक डिसाइपल हूँ और हमारे सेक्ट में बहुत सारे एलिक्सर्स मौजूद हैं, तो उसी के लिए जड़ी बूटी लेने आया था। वो विलेजर काफी ज्यादा हंसते हुए कह रहा था कि बच्चे तुम सच में बहुत ज्यादा पतले हो, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम एक कल्टीवेटर हो और तुम्हें कुंफू आता है। मैं तो पूछने ही वाला था कि आखिर तुमने इतना अच्छा कुंफू कहाँ से सीखा। तुम्हारी हालत को देखकर तो कोई भी नहीं बता सकता कि तुम लिंगशिया पवेलियन के एक डिसाइपल हो। यांग काई का कहना था कि हाँ वो अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं रखता, लेकिन अब वो कुछ जड़ी बूटी लेकर जा रहा है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। अभी तक यांग को सिर्फ एक ही औषधि मिली थी, उसे दूसरा वाला भी ढूंढना था, तो वो इस बारे में उस विलेजर से पूछता है। उस विलेजर का कहना था कि रात में ये जगह खतरे से खाली नहीं है, तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर सर्च करने आएंगे। ये दोनों लोग काफी ज्यादा अच्छे थे, जो हमारे यांग से कहते हैं कि तुम्हारा अकेले ठहरना ठीक नहीं होगा, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ यहीं रुकेंगे। यांग को ये जानकर अच्छा लगता है कि ये लोग उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो वो उन्हें दोबारा थैंक यू बोलकर रात उन्हीं के साथ गुजारता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उसकी आँख खुलती है, उसे याद आता है कि उसे तो कल्टीवेशन प्रैक्टिस करनी है। सेकंड लेवल पर जो मेथड बताया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमारे यांग को सूरज निकलने के आधे घंटे में ही ये मेथड प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे उसका कल्टीवेशन तेजी से इम्प्रूव होगा। उसे ये बात बहुत अच्छे से याद थी, इसलिए जैसे ही उसकी आँख खुलती है, अपने आसपास चेक करने पर उसे वो दोनों नजर नहीं आते। उसे लगता है कि शायद वो लोग खाना ढूंढने के लिए आगे निकल गए होंगे, तो वो फटाफट से उठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। जहाँ प्रैक्टिस करते हुए उसकी बॉडी से पहले से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। उसे अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ महसूस हो रही थी। थोड़ी सी ही प्रैक्टिस करने के बाद वो ब्रेक थ्रू कर लेता है और अब वो बॉडी टेम्परिंग की 5th लेवल पर पहुंच गया था। ये जानने के बाद वो काफी खुश हो चुका था। अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद वो कहता है कि बस अब मैं जल्दी से वो दोनों हर्ब्स कलेक्ट करके मेडिसिन बनाकर पीता हूँ, ताकि मेरी कल्टीवेशन और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाए। उसे अपनी ये गोल्डन असुरा बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। तभी वो अपने आसपास ध्यान से सुनता है। उसे किसी के हेल्प चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो आवाज सुनकर पहचान गया था कि ये तो उन्हीं विलेजर्स की आवाज है। अब मुसीबत का एहसास होते ही वो फटाफट वहाँ से उनकी हेल्प के लिए निकल जाता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।